हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट में। आशा करता हूं मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके टेस्ट और सामान्य अध्ययन का आपको डेली मिलता है। मंडे टू सैटरडे टेस्ट सीरीज मिलती है 9 बजे के पश्चात। तो आपको इन सभी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम के लिए। और ये ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए रामबाग औषधि है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। और जो भी इसको लगातार कंटिन्यू फॉलो करेगा ना, उसका 101% बेनिफिट उसको अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बोलना चाहता हूँ, आज हिंदी का शतक पूरा हो गया है। आज हिंदी टेस्ट में हमने शतक पूरा कर लिया है। इससे पूर्व हमने यूके जीके टेस्ट में शतक कर लिया था, जिसके 114 भाग तक हो चुके हैं। सामान्य अध्ययन में 80 टेस्ट हो चुके हैं। तो इन सभी टेस्ट को आपने फॉलो करना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीजें आपको दी जा रही हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को पहलाग, नमस्ते, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 100। काफी अच्छे हिंदी के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी बहुत से लोग पूछ रहे थे, फॉरेस्ट गार्ड वाला पूछ रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड का करेक्शन आ गया है तो क्या एग्जाम जुलाई में ही होगा। देखिए अभी तक तो मेरे को जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ऐसा कोई लिंक नहीं दिखा कि फॉरेस्ट गार्ड का अभी आपका संशोधन का लिंक वहां पे आयोग ने डाल दिया है। बट हाँ, आप कोई भी एग्जाम की जो प्रस्तावित तिथि होती है ना, उसी तिथि को मानकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि एग्जाम अगर तय डेट में होगा, प्रस्तावित डेट में होगा, तो आपकी प्रिपरेशन पूर्ण होनी चाहिए। अगर बाद में भी होता है तो बाद में होगा तो उसका और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहें आप लोग। ये ना देखें कि एग्जाम डेट कब आएगी। बाकी देखिए अभी तक तो लिंक मैंने देखा नहीं, अगर लिंक आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे आज सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 100। काफी अच्छे क्वेश्चन है आज भी मैंने, क्योंकि 100वां भाग है तो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें। बाकी कुछ लोग बोले थे फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है या ग्रुप सी एग्जाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे पहले आई थी 50 टेस्ट सीरीज की, वो कब आएगी। तो उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जल्दी आपको हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 100 प्लस प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। यानी कि 100 से भी ज्यादा हम प्रैक्टिस सेट इस बार आपको देने वाले हैं फुल लेंथ यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहें, जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे। अभी वहां पर 3 मॉक टेस्ट है, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन जीके की। उन तीनों टेस्ट सीरीजों को फॉलो करें। बहुत से लोगों का कहना है कि उसमें भी कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत है, तो उसका भी करेक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों का फिर से स्वागत है। थोड़ा सेशन को लाइक शेयर कीजिए और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने रहा स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन जो कि भाग 98 जो दिया था मैंने, देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने क्वेश्चन फिर से ऐड किया है। इनमें से कौन सा स्पष्ट स्वर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 98 वाले भाग में दिया था हिंदी के, इसमें डाउट था। ठीक है, बहुत से लोगों का कमेंट मैंने देखा और उसके बाद मैंने देखा इसको, वास्तव में वहां पे क्वेश्चन में त्रुटि हो गई थी। ठीक है, देखिए हिंदी में जो अग्र और पश्च स्वर होते हैं वो थोड़ा आप समझिए। अग्र स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर का मतलब क्या होता है। देखिए अग्र स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जीभ या जिह्वा के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको अग्र स्वर कहते हैं। और जीभ के पिछले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो अग्र स्वर होते हैं ना, उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से अग्र स्वर होते हैं? 4। ई और बड़ी ई और ए और आई, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर नहीं है, तो हम साफ इसमें बता सकते थे क्योंकि अग्र स्वर 4 होते हैं, तो इन्हीं में से एक है ऑप्शन डी। जो ई होगा, बड़ी ई, ये पश्च स्वर नहीं है बल्कि ये अग्र स्वर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो हमारा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। तो पश्च स्वर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं कौन कौन? आ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये होते हैं हमारे पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। मध्य स्वर में अ रखा जाता है, अ जो होता है ये मध्य स्वर होता है बीच का, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब ये डाउट क्लियर हो गया ना। ये पार्ट 98 में था हिंदी का क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा लोगों को डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, ई जो है इसमें ये अग्र स्वर होगा, बाकी पश्च स्वर है ये। बाकी अ जो होता है, अ मध्य स्वर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ये भी आपने नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिक स्वर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए।
अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनकी उच्चारण जब भी हम करते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अब इन सभी शब्दों को बोल के देखिए आप, तो इसमें साफ पता चल रहा है संभालना, अंक, ठीक है, ये जो हमारी ये बिंदु वाली मात्रा होती है ना, ये अनुनासिक होते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर की जगह अनुनासिक का भी प्रयोग किया जाता है बहुत बार। और यहाँ पर संभालना में आप देख सकते हैं अंक की मात्रा लगी है, इसलिए ये अनुनासिक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा आप लोग सेशन को शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही देखिए अन्य टॉपिक भी जो हमारे चैनल पे उनको देखिए। जो लोग उत्तराखंड में देखिए अच्छे से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर फ्री कंटेंट, वो लोग उत्तराखंड के लिए मेरी एक प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है उत्तराखंड जीके वन लाइनर, जिसके भाग 135 तक मैंने आपको दिए हैं। उसमें हर क्वेश्चन को मैंने जब कराया वन लाइनर को तो उसका मैंने विवरण भी दिया है। ठीक है, जिससे आपका उत्तराखंड लगभग कवर हो जाएगा। आप देखना, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो करना। तो हिमालय का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो हिमालय हिमधन आलय, यानी कि बर्फ का घर जो होता है उसको हिमालय कहा जाता है। और दिए गए विकल्पों में जो हिमालय का पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नगेश। नगेश जो है हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था पहला ऑप्शन से, यहाँ 100वां भाग है तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं इसमें, तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। देखिए इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है? अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो महाप्राण जो वर्ण है इनमें दिए गए ऑप्शन में वो हो जाएगा थ। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। थ जो है इसमें ये महाप्राण वर्ण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिसूचना किस शैली में लिखी जाती है? देखिए जो हमारा पत्रकारिता और जनसंचार है ये टॉपिक महत्वपूर्ण है हिंदी में, इसके साथ साथ पत्र लेखन वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत पत्र, उसके साथ साथ हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं वो हमने देखे। तो जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उनमें सरकारी पत्र भी आते हैं। सरकारी पत्रों में बहुत से पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश होता है, अधिसूचना होती है, अर्ध सरकारी पत्र होता है, टिप्पण होता है, इसके साथ साथ हमारा बहुत से और पत्र है इसमें। ठीक है, तो इनको आपने देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन या अधिसूचना की, देखिए गवर्नमेंट समय समय पर अधिसूचना जारी करती है। वो अधिसूचना जो लिखी जाती है वो किसी पर्सनल व्यक्ति को संबोधित न करते हुए अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुटिल का विलोम क्या होगा? देखिए विलोम पूछा है कुटिल का। कुटिल का मतलब क्या होता है? देखिए विलोम शब्द एंटोनिम्स। कुटिल का मतलब होता है आपका, अगर अर्थ के आधार पर देखें तो कुटिल का अर्थ होता है कठिन। कुटिल मतलब कठिन। तो अब बताइए कौन सा इसका विलोम हो जाएगा? ठीक है, तो कुटिल का विलोम होता है रिजु। रिजु का मतलब होता है सरल या सीधा, सरल या सीधा। तो सरल या सीधा रिजु को बोलते हैं, तो इसलिए कुटिल का विलोम हो जाएगा रिजु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कभी कभी रिजु का विलोम भी आपको देखने को मिलता है वक्र, संदर्भ में मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा बहुत से अभ्यर्थियों के मन में, उसको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे कुटिल का मतलब पूछा, कुटिल का मतलब कठिन या टेढ़ा मेढ़ा से मतलब है। रिजु का मतलब सरल या सीधी रेखा में। अब यहीं पे केवल अगर रिजु का वो पूछता है कि रिजु का विलोम क्या होगा, अगर ऑप्शन में कुटिल है तो कुटिल भी होगा विलोम, अगर ऑप्शन में कुटिल नहीं है तो रिजु का विलोम होगा वक्र। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तभी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है यूपी ट्रिपल एससीबी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक रचना जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं कृत्यों का उल्लेख हो वो क्या कहलाता है? देखिए साहित्यिक रचनाएं बहुत सी प्रकार की हो सकती हैं। वो निबंध हो सकता है, कहानी हो सकती है, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी साहित्यिक रचना होती है जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं और कृत्यों का उल्लेख होता है। देखिए राइटर जब अपने को छोड़ के किसी घटना विशेष पर ज्यादा जोर देते हैं ना, यहां पर हमेशा उल्लेख हो रहा होता है किसका? संस्मरण का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संस्मरण। ठीक है, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कौन से हिंदी के महत्वपूर्ण संस्मरण है, खासकर जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आप बताओ मेरे को महादेवी वर्मा का संस्मरण कौन सा ज्यादा फेमस है वो बताइए मुझे। अगर देखिए निम्न वाक्य में अशुद्ध पद कौन सा है, तो अशुद्ध पद बताना है इस वाक्य में आपने। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। तो एक आपको सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में आपने बताना है कि कौन सा पद। मैंने आपको बताया था जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है ना तो उसको फिर पद बोलते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द गलत है?
तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर साफ पता चला मूलतः जो है वो हमारा अशुद्ध दिया गया है, क्योंकि मूलतः जो होना चाहिए इसमें हमारा विसर्ग मिसिंग है, ये होना चाहिए था मूलतः, ठीक है, यानी कि विसर्ग इसमें मिसिंग हो गया भाई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कबीरदास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था? तो बताइए इनमें से कौन सा हिंदी का साहित्यकार है जिसने कबीरदास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा था? देखिए कबीरदास की जो भाषा थी ना, कई बार क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, कबीरदास की रचनाओं में मिलती है सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है, उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया। कबीरदास जी को देखिए वांगे का डिक्टेटर बोला है, किसने? कबीरदास जी वांगे का डिक्टेटर थे, ये बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, पढ़ते हैं ना हम ये, कबीरदास जी वांगे के डिक्टेटर थे। और इसके अलावा देखिए कबीरदास जी को, जो भाषा है कबीरदास जी को, उसको पंचमेल की खिचड़ी कहा था, किसने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, श्याम सुंदर, बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को कहा था पंचमेल की खिचड़ी, ठीक है। देखिए पद्य खंड गद्य खंड के जितने भी महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार है दोस्तों, इनको अच्छे से आपने याद रखना है। और यहाँ पर देखिए आप हमारी एक ई बुक है सामान्य हिंदी कवि परिचय की, वो ले सकते हैं, ठीक है, इसके लिए उसमें सभी कवि दिए गए हैं। तो देखिए कबीर की जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी, कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने बोला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर की जो रचनाओं का संग्रह है उसको कहा जाता है बीजक, कबीर की रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है, यानी कि साखी शब्द रमैनी को, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक करवाए गए हैं दोस्तों आपको। और अभी तक देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं टॉपिक तो आप लोग देख लीजिए, यूट्यूब पर भी मैंने ये टॉपिक दिए हैं, और हमारे जो पेड कोर्स है एप्लीकेशन पे उस पर भी हमने दिए हुए हैं। तो वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं कौन से? आपका स, श, ह और स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे तीनों स होते हैं और साथ ही ह जो होता है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय हमारा ऊष्म जीवा ऊष्मा टाइप की पैदा करती है। आप बोल के देखिए श, श, ह, स, तो यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन में तभी इनको रखा जाता है, ठीक है। किसी शब्द या वाक्य की तरफ पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है? देखिए मैंने कोई शब्द या वाक्य लिखा, उसमें जो पढ़ने वाला है, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, ठीक है, सुनने वाला जो होता है श्रोता होता है। तो पाठक का ध्यान आकर्षित करना है मैंने किसी भी पंक्ति पर, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कौन सा चिन्ह उपयोग करूंगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैंने बोला था 100वां भाग है तो कुछ अलग से क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, हालांकि सिलेबस के अंतर्गत ही बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन ही है, बट थोड़ा इनकी जो भाषा शैली है उनमें परिवर्तन किया गया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अधोरेखा चिन्ह। देखिए कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें हम अगर देखिए नीचे जो अंडरलाइन कर देते हैं ना, अंडरलाइन को ही अधोरेखा कहा जाता है, ठीक है। उस शब्द पे जोर देने के लिए या किसी वाक्य पर जोर देने के लिए हम पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो कहलाता है अधोरेखा चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो चांद जो पत्रिका आई थी ना, पत्रिकाओं से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिए। बताइए इनमें से चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है राइट आंसर ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने किया था चांद नामक पत्रिका का संपादन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और महादेवी वर्मा के जो हमारे महत्वपूर्ण काव्य संग्रह वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, ध्यान रखेंगे। इनकी सभी जो कविताएं हैं उनका संकलन कहलाता है यामा, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काव्य संकलन है यामा इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनको ज्ञानपीठ कब मिला था? 1982 में, 1982 में। देखिए हिंदी साहित्यवाद में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कभी। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद इसकी प्रवर्तिका कौन थी, ठीक है। अगर कवित्री में पूछा जाता है, कवित्री के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर होना चाहिए महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ्य वर्ण है? देखिए कंठ्य वर्ण है, तालव्य वर्ण है, सभी आपको पता होने चाहिए। आपको पता है वर्णमाला में जो स्पर्श वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं, मैंने आपको बताया। 5 जो अक्षर, प्रथम पंचमा अक्षर वाले जो 5 हमारे वर्ग है ना, ये 25 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिसमें अलग अलग आपका वर्ग होता है, जैसे कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ये आपको याद होने चाहिए किस वर्ग में कौन सा वर्ण है।
तो कंठ वाला जो होता है हमारा पहला वर्ग होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला जो वर्ग है हमारा ये कंठ वर्ग में आता है, यानी कि क, ख, ग, घ और ङ। ये हमारा पंचमा अक्षर का जो पहला वर्ग है ये कंठव्य वर्ण कहलाते हैं, कंठव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ग दिया गया है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए तत्सम तद्भव मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तत्सम शब्द वो शब्द है जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द हैं और आज भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव इन्हीं तत्सम शब्दों का बदला हुआ या बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। संध्या इसमें तत्सम है, दुग्ध इसमें तत्सम है, सैया इसमें तत्सम है। ऑप्शन सी सिल जो है तद्भव है, ठीक है। सिल का जो तत्सम होता है वो होता है शिला, शिला यानी कि पत्थर, ठीक है। शिला जो है तत्सम है और इसका तद्भव सिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा विशेषण नहीं होगा? सज्जन विशेषण है, दुर्जन है, सुकुमार है। मानस जो शब्द है, मानस इसमें क्या है? संज्ञा है भाई, तो मानस शब्द हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। मानस क्या है? संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि को रामोदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा कवि है जिनको रामोदर स्वामी कहा जाता है? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कवि परिचय से क्वेश्चन आजकल बहुत सॉलिड क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी भी बनाता है, तो बहुत अच्छे से आपने कवि परिचय वाले टॉपिक को क्लियर करना है, क्योंकि एक या दो मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ हर एग्जाम में, ठीक है। 3 क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उत्तराखंड में बहुत से सिलेक्शन 0.25 0.50 से रुकते हैं। बहुत रेयर चांस होता है जब सिलेक्शन एक नंबर से रुकता है। ज्यादातर मार्जिन में देख रहा हूँ 0.25 और 0.50 0.75 से होता है। तो एक क्वेश्चन की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं और 3 क्वेश्चन कभी परिचय से बनते हैं मिनिमम। मैक्सिमम कभी बढ़ा भी देता है आयोग, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको हर एक फैक्ट याद होना चाहिए इस वाले टॉपिक से। तो रामोदर स्वामी कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था आपका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनको खासकर हम जानते हैं यात्रा साहित्य की वजह से। इनका ज्यादातर जो साहित्य यात्रा पे डिपेंड करता है, यात्रा पे बेस्ड है। बहुत सी इनकी जो यात्राएं हैं वो उसमें जैसे लंका की यात्रा, जापान की यात्रा, किन्नर देश की यात्रा, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा। इसके अलावा देखिए इन्होंने हिमालय परिचय भी दिया है, कुमावूं गढ़वाल हमारा भी तो लिखा है इन्होंने, है ना। तो इनकी इनकी यहाँ की भी यात्रा है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था क्या था, तो इनका मूल नाम था केदार पांडे, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक एग्जाम में बना है क्वेश्चन ये भी, केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन को आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा। राहुल सांकृत्यायन जी को आपका यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम में आने वाले, किस व्यक्ति को यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी यात्राएं की और यात्रा पे इतनी रचनाएं की है इन्होंने, जितना शायद हिंदी साहित्य में अभी तक किसी कवि ने ना किया हो, किसी साहित्यकार ने, ठीक है। इसलिए इनको यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। घुमक्कड़ कवि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए घुमक्कड़ कवि। इनमें से हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? नहीं है पूछ रहे, देखिए फिर से तो बताना है आपने हिंदी की उपभाषा इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए हिंदी की उपभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमारी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ये सभी हिंदी भाषा की ही उपबोलियां हैं। मराठी नहीं होगा इसमें। ऑप्शन ए सिंपली पता चल रहा है, राइट आंसर हो जाएगा मराठी। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला के लिए वाक्यांश क्या होगा? देखिए जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं अगर उनकी कोई समालोचना कर रहा है या आलोचना कर रहा है तो उसके लिए एक शब्द होता है समीक्षक, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कई बार फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को ऐसे यहाँ पे क्या दिए, रिव्यू दिए, फीडबैक दिए। तो समीक्षक जो होते हैं फिल्म को देखते हैं और उसके बाद वो रेटिंग तय करते हैं कि फिल्म किस लेवल की है। तो किसी भी साहित्य की, फिल्म की, न्यूज की, कोई भी हमारा जो भी कंटेंट होता है उसकी समालोचना या आलोचना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक वाक्यांश होता है समीक्षक, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा समीक्षक। अगला क्वेश्चन है देखिए 1991 से प्रारंभ होने वाला सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया? ठीक है, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान और इसके साथ साथ साहित्य अकादमी, ये 3 ऐसे पुरस्कार हैं जो साहित्य जगत में बहुत बड़े माने जाते हैं। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, आपको पता ही है दोस्तों।
और यहाँ पर सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन बना कि पहला जो सरस्वती सम्मान था 1991 में शुरू हुआ था और फर्स्ट ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन आप सभी लोग जानते होंगे, बॉलीवुड के जो हमारे विख्यात अभिनेता हैं जिनको बिग बी कहा जाता है, बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी के ये पिता थे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी बहुत सी कविताएं हैं। आई थिंक 11th या 12th में भी इनकी एक कविता हमारे सिलेबस में दी गई थी पहले। ठीक है, एनसीईआरटी में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? देखिए, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलंकार को देखिए रटना नहीं है। अलंकार को आप रटेंगे ना तो कभी भी एग्जाम में सही नहीं कर पाएंगे। अलंकार को समझना पड़ता है। बहुत सिंपल अलंकार को दो तीन, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2-3 बार वीडियो देखो, 2-3 बार उसको समझो तो समझ में आ जाएगा। तो उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक ये अलंकार के भेद है उपमा के। ठीक है, ऑप्शन है। देखिए, मैंने अलंकार पे 3 वीडियो यूट्यूब पर दिए हुए हैं अच्छे से। आप हिंदी की जो ये प्लेलिस्ट है ना टेस्ट सीरीज वाली, इसी में सर्च करेंगे तो यहाँ पे अलंकार की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारा कोर्स चलता है एप्लीकेशन स्टोर पे, वहां पे भी दी हुई है। इसलिए मैं हमेशा बोलता दोस्तों, अगर देखिए आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप लोग देखिए जो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स है सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके, रीजनिंग वगैरह का, वो लीजिए या आप कॉम्बो कोर्स लीजिए। उससे आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी इतने आसान तरीके से हमने वहां पे समझाई है ना, कोई बच्चा जो नौसिखिया भी है, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती ना, वो भी आराम से एग्जाम में क्रैक कर लेगा अगर अच्छे से उस टॉपिक को पूरा देखेगा। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसकी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल और सहज तरीके से वहां पे कोर्स कंप्लीट करवाया गया पूरा यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब तक हमारे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नहीं आते दोस्तों, तब तक आप 3 जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, हिंदी का, उत्तराखंड जीके का और जीएस का, उन तीनों मॉक टेस्ट को लगाए जिसमें 100 टेस्ट हैं। उसमें अभी हम और टेस्ट ऐड करते जाएंगे आगे। ठीक है, मेरा अभी लक्ष्य है कि मैं उसमें और ज्यादा टेस्टों को ऐड करूं, ना कि 100 ही, उससे भी अधिक टेस्ट आपको दिए जाएं। उसमें लगातार टेस्ट सीरीज उसमें ऐड होते रहेंगे आगे। ठीक है, अब बाकी देखिए, जाने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। साथ ही अपने घर के आसपास और जहां भी आप घूमने जाते हैं वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने से बड़ों का हमेशा जीवन में सम्मान करें, उनसे सीखें। और साथ ही अपने से जो अनुज हैं उनको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे से प्रेरणा दें और अच्छी राह पे चलने के लिए मोटिवेट करें। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।